कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, उसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन दूंगा रीज़न की। ओके, रीज़न को डोमेन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान से सुनना। सपोज दैट S is any set in complex plane in a कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगर मेरे पास जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर S कोई सेट होगा, ओके, इस सेट को कहूँगा मैं कनेक्टेड सेट। दिस सेट इज said to be connected set सेट जो है कब कहेंगे? इफ एनी टू पॉइंट, पहले डेफिनेशन लिख दो फिर क्लियर करूंगा। एनी टू ऑफ इट्स पॉइंट, यानी अगर सेट के दो पॉइंट हो, पॉइंट्स कैन बी ज्वाइन बाई ए कंटिन्यूअस कर्व all of those points belong to the set, all of those points belong to the set, belongs to the set। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज में देखना है बेटा क्या है। एक बात पढ़ूंगा फिर ग्राफ बना करके आपको समझा दूंगा। मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कोई भी सेट है, ओके, उस सेट को मैं कनेक्टेड सेट कहूँगा। अगर उस सेट के अंदर से कोई दो पॉइंट उठा लिए जाएं, उन पॉइंट के बीच में कोई भी कंटिन्यूअस कर्व बना लिया जाए, यानी ऐसा कर्व बनाया जाए जो टूटे ना, और वो जो कर्व है वो कर्व भी जो है उसी सेट एस के अंदर हो, तब उस सेट को मैं बोलता हूँ कनेक्टेड सेट। जैसे ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, सपोज दैट आपको भी पता है कि ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन के अंदर मैंने कोई भी एक जो है ना एक रीजन लिया, सपोज दैट ये रीजन ले लिया। मैं देखना चाह रहा हूँ ये कनेक्टेड है कि नहीं। मैंने इस सेट के अंदर से अपनी मर्जी से कहीं से दो पॉइंट लिए। एक पॉइंट मैंने ले लिया, सपोज दैट ये पॉइंट Z1 है। एक पॉइंट मैंने ले लिया Z2, ओके, ये Z2 है, ये पॉइंट Z1 है। इन दोनों पॉइंट को मैंने मिलाया, इस कर्व के थ्रू मिलाया, मान लिया। मिलाने के बाद क्या ये कर्व आपस में कहीं से टूट रहा है? नहीं टूट रहा ना, क्लियर है ना। ये कर्व जो मैंने Z1 और Z2 के बीच में जो मैंने कर्व डाला है ये कंटिन्यूअस है ना, ब्रेक तो नहीं हो रहा ना, टूटा हुआ तो नहीं है ना। और ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है सेट एस के अंदर से है और कर्व भी सेट एस के अंदर है। तो तब ये जो सेट एस है, ये वाला जो सेट एस है, इसको बोलता हूँ कनेक्टेड सेट। एक एग्जाम्पल और, मान लिया जाए ये आपका कोई सेट है, ये कोई एस सेट है, ओके, इसके अंदर से आपने दो पॉइंट उठाए। एक पॉइंट आपने यहाँ से लिया, दूसरे वाला यहाँ से लिया। इन दोनों के बीच में आपने एक कर्व डाला, सपोज दैट ये कर्व डाला, ओके। ये पॉइंट आपका Z1 है, ये पॉइंट Z2 है। दोनों के दोनों पॉइंट उसी सेट के अंदर से होने चाहिए। और उनके बीच में अगर मैं कोई कर्व डालता हूँ, वो कर्व भी उसी सेट के अंदर यानी उसी रीजन के अंदर आना चाहिए। और कर्व ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तब ये सेट क्या कहलाएगा? कनेक्टेड सेट। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास कोई कर्व है, ओके, ठीक है ना। एक पॉइंट मैंने ले लिया Z1 यहाँ, एक पॉइंट मैंने सपोज दैट Z2 मैंने जो है ना यहाँ ले लिया, ओके। और मैंने कर्व को अब की बार ऐसे बनाया, ठीक है ना, Z1 और ये Z2। आपको पता है कि इस सेट S के अंदर से ही दोनों पॉइंट S1 और S2
ओके, अगर Z1 और Z2 के बीच में मैं कर्व डालने की कोशिश करता हूँ, ये जो कर्व है जो Z1 और Z2 के बीच में कंटिन्यूस नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है और ये यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है, यानी Z1 और Z2 दो पॉइंट एक कर्व के थ्रू आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। क्लियर है ना? अगर ओके तो इस तरह के सेट को बोलता हूँ ये कनेक्टेड नहीं है, दिस इज़ नॉट कनेक्टेड। क्लियर? इसको बोलता हूँ मैं डिसकनेक्टेड सेट। समझ आ चुकी बात? कोई डाउट ना होना चाहिए। अगले वाली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट डेफिनेशन, अगले वाली डेफिनेशन है कंटूर। कंटूर देखते हैं किसको बोलता हूँ मैं। समझने की कोशिश करना भाई। ए कंटिन्यूस चैन किस चीज़ की चैन? ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ आर्क ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क is called कंटूर। फिर डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ ए कंटिन्यूस चेन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क। ये फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क का मतलब ये है कि आपके जो पॉइंट है ना वो रेगुलर फॉर्म में होने चाहिए। ओके, रेगुलर के कई मतलब निकलते हैं। रेगुलर का मतलब कंटिन्यूस से भी निकलता है, रेगुलर का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी से भी निकलता है, रेगुलर का मतलब एनालिटिसिटी से भी निकलता है। यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास जो है ना जैसे एक आर्क ये है, दूसरी आर्क ये है, तीसरी आर्क ये है, चौथी आर्क ये है, पांचवी आर्क ये है। सपोज दैट आर्क का मतलब होते हैं छोटे छोटे से चाप। मान लिया ओके, एक चाप मेरा ये है, दूसरे वाला चाप मेरा ये है, तीसरा चाप मेरा ऐसे है, चौथे वाला चाप ये मान लो, एक चाप ये है। ओके, किसी भी तरीके से मान सकते हो आप। ओके, ये जो आर्क हैं अगर ये एक चेन के थ्रू कंटिन्यूअस हो जाए, कैसे? मान लिया पहले वाला ये, उसके बाद सारों को जोड़ करके मैं ऐसे बना दूँ। क्लियर? और इनके पॉइंट को जो है ना सपोज दैट ये वाला पॉइंट मैं ए रख लूँ, सपोज दैट ये वाला पॉइंट मैं बी रख लूँ, ये वाला सी रख लूँ, ये वाला डी रख लूँ, इस पॉइंट को ई मान लूँ, इस पॉइंट को एफ मान लूँ, इस पॉइंट को जी मान लूँ। तो जनरली क्या है कि ये वाला जो है ना, ये जो हमारे पास जो आर्क थे, एक आर्क ये है, दूसरी आर्क ये है, तीसरी आर्क ये है, चौथी आर्क ये है, पांचवी आर्क ये है, इन सब को एक चेन के थ्रू, जो कि चेन कंटिन्यूअस हो, यानी चेन कहीं भी ब्रेक नहीं हो रही हो, चेन कहीं से टूटी हुई ना हो, तब इसको मैं बोलता हूँ क्या? क्लोज कंटूर, सॉरी कंटूर बोलता हूँ। क्लियर? ओके, इसी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ क्लोज कंटूर। क्लोज कंटूर समझने की कोशिश करना बेटा। इफ द कंटूर इज क्लोज्ड, अगर मेरा कंटूर क्लोज्ड हो एंड नॉट इंटरसेक्ट itself, then it is called close contour। ध्यान से सुनना, दो कंडीशन है। क्लोज कंटूर का मतलब क्या निकलता है? कोई कंटूर ऐसे हो। ओके, देखो आप, ये भी कंटिन्यूअस चेन है,
आर्क की, एक आर्क आप ये मान लो, दूसरे वाली आर्क यहाँ तक मान लो, तीसरे वाली आर्क यहाँ तक मान लो, चौथे वाली आर्क यहाँ तक मान लो, पांचवी आर्क आप यहाँ तक मान लो, छठी आर्क ये मान लो, सातवीं आर्क आप ये मान लो, आठवीं आर्क आप ये मान लो। ओके, लेकिन मेरा जो वो है, जो ये आर्क है, ये ओपन ना होनी चाहिए, खुली हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे ये खुली हुई है, ये एक तो क्लोज्ड होनी चाहिए। अगर मेरे पास ये क्लोज्ड आर्क है, ओके, यानी मेरे पास जो आर्क हैं वो किसी चेन के थ्रू कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, और चेन जो है ना बंद है, खुली हुई नहीं है। और दूसरी कंडीशन है नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, खुद को इंटरसेक्ट ना करती हो, तब उसको बोलता हूँ मैं क्लोज कंटूर। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ये है, सपोज दैट, इसको समझने की कोशिश करना, क्या ये क्लोज कंटूर है? नहीं। क्यों क्लोज कंटूर नहीं है भाई? ये यहाँ से यहाँ तक क्लोज तो है, ये क्लोज तो है, ये जो है ना आर्क, ये जो मेरे पास जो चेन ऑफ आर्क है, आर्क की जो चेन है वो क्लोज तो है, लेकिन खुद को ही इंटरसेक्ट कर रही है। दिस इज़ नॉट क्लोज्ड कंटूर, दिस इज क्लोज कंटूर। एक और देखता हूँ। आपने कहा कि सर ऐसे ऐसे, बिल्कुल है भाई, दिक्कत क्या है? दिस इज क्लोज्ड, दिस इज क्लोज कंटूर। आपने कहा कि सर ऐसे 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 ऐसे, मैं कहूँगा नो। कहोगे क्यों? समझने की कोशिश करना। यहाँ इंटरसेक्ट हो चुका, उसके बाद यहाँ से जो है ना ये वाला देखो आप, ये इंटरसेक्ट हो रहा है, या यहाँ देखो ये इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, दिस इज नॉट क्लोज कंटूर। क्लियर? समझ आ चुकी मेरी बात? आगे की तरफ चलते हैं। दो डेफिनेशन और भी हैं, एक है सिंपल कनेक्टेड रीजन, एक है मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। इसकी भी बात करते हैं भाई, सिंपल कनेक्टेड डोमेन और मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन की। नंबर एक, सिंपल कनेक्टेड डोमेन। सिंपल कनेक्टेड डोमेन या रीजन। पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद मैं लिखूंगा सिंपल कनेक्टेड डोमेन क्या है। मान लिया जाए आपका कोई रीजन है, ओके, क्लियर है ना? इस रीजन के अंदर सपोज दैट मेरे पास कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व, ये मेरे पास क्लोज कर्व है, ये क्लोज कर्व है। अगर ये क्लोज कर्व यहाँ से सीधा सीधा ऐसे ऐसे घटते घटते किसी एक पॉइंट पर विलुप्त हो जाए, यानी ये जो क्लोज कर्व है, सपोज दैट ये मेरा C1 कोई क्लोज कर्व है, ओके, ये जो क्लोज कर्व है ऐसे घटते 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 किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ संलग्न हो जाए, छिप जाए, विलुप्त हो जाए, तब इस रीजन को जो बोलता हूँ ना मैं, सिंपल कनेक्टेड रीजन बोलता हूँ। क्लियर? देखो आप, ये दूसरा कर्व है, सपोज दैट ये मेरा कोई दूसरा क्लोज कर्व है, ओके, ये क्लोज कर्व विलुप्त हुआ, ऐसे ऐसे विलुप्त हुआ, विलुप्त होते 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 इस पॉइंट के ऊपर संलग्न हो चुका, पूरे तरीके से विलुप्त हो चुका, ऐसे ऐसे घटते 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 विलुप्त हुआ और रहा इसी रीजन के अंदर, इस रीजन से बाहर नहीं गया, तब इसको बोलता हूँ सिंपल कनेक्टेड रीजन। दोबारा से समझाता हूँ। मान लिया आपके पास ये कोई रीजन है, ये सिंपल कनेक्टेड है या नहीं? आपने इस रीजन के अंदर एक कर्व लिया, सपोज दैट मैंने एक क्लोज कर्व ये ले लिया, ओके, आपने इसको संलग्न किया, ये संलग्न कैसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, यानी विलुप्त करना शुरू किया, आपने इसको सिकोड़ना शुरू किया, सिकुड़ते 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 एक पॉइंट की तरफ सिकुड़ गया। अगर ये जो है ना, ये जो क्लोज कर्व है C1 सिकुड़ रहा है, लेकिन उसी रीजन में सिकुड़ रहा है, उसी एरिया के अंदर, उसी डोमेन के अंदर सिकुड़ रहा है जिस डोमेन में आपने इसको लिया है, तब इसको बोलता हूँ मैं सिंपल कनेक्टेड रीजन। आपने कहा कि सर आप कर्व को यहाँ ले लो, ओके, बिल्कुल सही बात है, आपने इसको सिकुड़ा, ऐसे ऐसे सिकुड़ा सिकुड़ा एक पॉइंट के ऊपर संलग्न हो चुका, सिंपल कनेक्टेड रीजन। आपने कहा कि सर मैं तो यहाँ लूँगा, मैं कह रहा बेटा बिल्कुल ले लो। इस पॉइंट को फिर आपने संलग्न किया, ऐसे ऐसे संलग्न होते 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 मान लिया यहाँ संलग्न हुआ, सिंपल कनेक्टेड रीजन। क्लियर? अगर उसी रीजन के अंदर संलग्न हो जाए कोई भी क्लोज कर्व, ये क्लोज कर्व है, ये जो क्लोज कर्व है ये संलग्न होते होते घटते 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 एक पॉइंट की फॉर्म ले ले, और ये जो कर्व है ना, वो जो पॉइंट है और जो कर्व है उसी रीजन के अंदर हो, जिस रीजन के अंदर, जिस एरिया के अंदर मैंने कर्व लिया है, तब इसको बोलता हूँ सिंपल कनेक्टेड रीजन। ओके, दिस इज सिंपल कनेक्टेड रीजन, दिस इज सिंपल कनेक्टेड रीजन। डेफिनेशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, यही लिखूंगा जो बताया है। ए डोमेन इन विच
एवरी क्लोज्ड कर्व कैन बी shrunk हो जाए shrunk to a point without passing, किसको पास किए भाई, विदाउट पासिंग आउट ऑफ रीजन, यानी रीजन से बाहर वाले पॉइंट की तरफ श्रंक ना हो, इज कॉल्ड सिंपल कनेक्टेड रीजन, सिंपल कनेक्टेड रीजन। ओके, आगे एक डेफिनेशन और दे रहा हूं, इफ इट इज नॉट सिंपल, इट इज नॉट सिंपल कनेक्टेड, अगर सिंपल कनेक्टेड नहीं है देन इट इज कॉल्ड, भाई प्लीज अभी काम कर रहा हूँ, बाद में बात करूंगा, दिखा दो जरा, एक मिनट अंदर से ले ले, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। ओके, फिर बता रहा हूँ बेटा, समझने की कोशिश करना, जो लिखा है वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए डोमेन इन विच एवरी क्लोज कर्व कैन बी श्रंक टू ए पॉइंट, अगर किसी डोमेन के अंदर मैं कोई क्लोज कर्व ले लूँ और वो पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ श्रंक हो जाए, विलुप्त हो जाए, विदाउट पासिंग आउट द रीजन, यानी श्रंक तो हो लेकिन उसी रीजन के अंदर श्रंकों से बाहर ना पहुँच पाए, देन दिस इज कॉल्ड सिंपल कनेक्टेड रीजन। ओके, उसको बोलता हूँ सिंपल कनेक्टेड रीजन। और अगर कोई रीजन सिंपल कनेक्टेड नहीं है, इट इज कॉल्ड मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। देखना आप, सिंपल कनेक्टेड और मल्टीपल कनेक्टेड के अंदर डिफरेंस क्या है। मान लिया जाए ये मेरे पास कोई रीज़न है, एक रीज़न तो ये है, एक रीज़न तो ये है। ओके, इसके अंदर एक ये रीज़न है, समझने की कोशिश करना बेटा, मल्टीपल कनेक्टेड का बात बता रहा हूँ। ये रीज़न अलग है और ये वाला रीज़न अलग है, दूसरे वाला। ये जो अंदर वाला रीज़न है ये बाहर वाले रीज़न में नहीं है। ओके, अगर मैं एक कर्व ले लूँ, सपोज दैट मैंने एक कर्व ले लिया, ये कर्व लिया मैंने C1। ओके, मैं फिर बता रहा हूँ, एक तो है R1, दोबारा से समझाता हूँ आपको। मान लिया जाए ये मेरा R1 रीज़न है और एक रीज़न मेरा सपोज दैट ये R2 है। R2 तो मेरा ये है, R1 मेरा ये है। R1 की बात करता हूँ, कौन सा, ये तो है मेरा R1 ये है, ये वाला रीज़न R1 है, ये वाला रीज़न अंदर वाला उसके अंदर नहीं है, और ये वाला अंदर वाला रीज़न है मेरा R2। ये अलग लाइन डाल रहा हूँ मैं, सीधी लाइन डाल रहा हूँ इसके अंदर, देखो इसको डार्क भी कर रहा हूँ। ये R2 है, अंदर वाला रीज़न है R2, बाहर वाला रीज़न R1 है, यानी दो अलग अलग रीज़न हैं। देखो आप, एक रीज़न तो मैंने लिया ये R1, एक रीज़न सपोज दैट मैंने ये ले लिया R2। ओके, ये मेरा R2 रीज़न है। मैंने R1 के अंदर एक कर्व लिया, एक क्लोज कर्व लिया, सपोज दैट ये मैंने क्लोज कर्व लिया C1। अब अगर मैं इसको श्रंक कर रहा हूँ, श्रंक कर रहा हूँ, R2 में पहुँच गया ना। मैंने रीज़न लिया था R1 के अंदर, लेकिन श्रंक करते करते इसको घटाते श्रंक हुआ R2 के अंदर जा करके। दिस इज़ नॉट मल्टीपल, दिस इज़ नॉट सिंपल कनेक्टेड। गलत बोल दिया था मैंने, मल्टीपल कनेक्टेड। दिस इज मल्टीपल कनेक्टेड, दिस इज नॉट सिंपल कनेक्टेड, दिस इज नॉट सिंपल कनेक्टेड। ओके, एक और देखता हूँ। मान लिया जाए मेरा ये रीज़न है, एक रीज़न तो ये है, दूसरे वाला मेरा रीज़न ये है। ये जो दूसरा रीज़न है ये पहले वाले रीज़न के अंदर नहीं है। ओके, मैंने एक कर्व लिया, सपोज दैट मैंने कर्व जो है वो ये ले लिया, ये कर्व लिया मैंने। ओके, अगर ये कर्व मान लिया ये श्रंक होना शुरू हुआ, ये घटना शुरू हुआ, घटता रहा, अगर घट करके इस रीज़न के अंदर आएगा तो ये मल्टीपल कनेक्टेड रीज़न है। और अगर ये घटता कर्व इस रीज़न के अंदर आया
तब ये सिंपल कनेक्टेड रीजन है। समझ आती है मेरी बात? एक और बताता हूँ, सिंपल कनेक्टेड रीजन देता हूँ। ये मेरे पास रीजन है, इसके अंदर मैंने कोई कर्व लिया, क्लोज कर्व लिया, मैंने इसको श्रंक कराता रहा, इसी पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर श्रंक हुआ, ऐसे सिकुड़ करके इसी रीजन के अंदर रहा, सिंपल कनेक्टेड। फिर सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये मेरे पास कोई रीजन है, दूसरा रीजन सपोज दैट मेरे पास ये है, सर्कल है, ओके, ये अलग रीजन है, ये अलग रीजन है। मैंने एक क्लोज कर्व लिया, सपोज दैट ये मैंने क्लोज कर्व C1 लिया, मैंने इसको श्रंक कराया, घटाता रहा, इसको घटाता रहा, इस पॉइंट पर जाकर के विलुप्त हुआ C2 पे, दूसरे रीजन के अंदर पहुंच गया। लिया था मैंने पहले रीजन के अंदर, पहुंच गया दूसरे रीजन में। दिस इज मल्टीपल कनेक्टेड। सिंपल सी बात बता रहा हूँ बेटा, आपने कोई रीजन लिया, उसके बाद क्लोज कर्व लिया, अगर क्लोज कर्व उसी रीजन के अंदर आता है तो सिंपल कनेक्टेड है, और अगर उस रीजन के अंदर नहीं आता है, दूसरे रीजन में पड़ता है, मल्टीपल कनेक्टेड। लास्ट एग्जाम्पल, एक क्लोज कर्व, दूसरा क्लोज कर्व, मैंने फिर एक कर्व लिया, सपोज दैट अब की बार मैंने, ये मेरा दूसरा रीजन है R2, मैंने क्लोज कर्व जो है ये ले लिया, मान लिया सपोज दैट ये ले लिया मैंने क्लोज कर्व C, इसको श्रंक करना शुरू कर दिया, श्रंक करता रहा, इसमें पहुंच गया, दूसरे वाले रीजन में पहुंचा, नॉट सिंपल कनेक्टेड, मल्टीपल कनेक्टेड। अगर पहले वाले रीजन के अंदर ये है, मान लिया मैंने एक कर्व लिया, ये कर्व लिया मैंने C1, इसको श्रंक कराता रहा, इसी रीजन के अंदर आएगा, सिंपल कनेक्टेड। अगर इस रीजन के अंदर पहुंच गया, मल्टीपल कनेक्टेड। कर्व इस रीजन का है, पहुंच गया श्रंक करने के बाद, सिकुड़ने के बाद इस रीजन के अंदर, मल्टीपल कनेक्टेड, अदरवाइज सिंपल कनेक्टेड। हालांकि ये एग्जाम्पल मेरे को नहीं लेना चाहिए, ओके, ये मल्टीपल कनेक्टेड रीजन का बेस्ट एग्जाम्पल है, सिंपल कनेक्टेड रीजन का नहीं है। क्यों? कर्व यहाँ भी लिया जा सकता है, कर्व यहाँ भी लिया जा सकता है, कर्व यहाँ भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और बता रहा था मैं, जो कि सिंपल कनेक्टेड रीजन का नहीं था। दिस इज, ये वैलिड नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ओके। कर्व लेने की आपको फुल फ्रीडम, आप कहीं भी कर्व ले सकते हो। देखो फिर बता रहा हूँ, एक कर्व C, ये एक रीजन, दूसरे वाला रीजन ये, आपको फ्रीडम है, कर्व आप यहाँ भी ले सकते हो, कर्व आप यहाँ भी ले सकते हो, कर्व आप यहाँ भी ले सकते हो, कर्व आप क्लोज कर्व ये भी ले सकते हो, ओके, और क्लोज कर्व आप ये भी ले सकते हो, ये वाला, ओके। आपको अपनी मर्जी से क्लोज कर्व लेना होता है, क्लियर है ना। अब अगर ये जो क्लोज कर्व श्रंक होकर के दूसरे रीजन के अंदर पहुंचा, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन, समझ आता है? दिस इज मल्टीपल। सवाल पैदा ये होता है कि सर अगर ये श्रंक होने के बाद इसके अंदर पहुंच गया, बेटा तब भी ये मल्टीपल कनेक्टेड है। क्यों? रीजन अपनी मर्जी से लेने होते हैं, सॉरी, कर्व जो है अपनी मर्जी से लेना होता है, और मैथमेटिक्स बोलता है अगर एक कंडीशन भी फ्लॉप तो टोटली फ्लॉप, और यहाँ अगर कर्व मैंने यहाँ ले लिया तो कंडीशन फ्लॉप है, मल्टीपल कनेक्टेड ही होगा। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपकी समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क। बाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन, ओके। ज़रा समझने की कोशिश करना क्या है। सपोज दैट ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट एंड दिस इज वाई एक्सिस, ओके। यहाँ मान लिया जाए मेरे पास कोई कर्व है, क्लोज कर्व मान लो, ये मेरे पास कोई कर्व है, सपोज दैट, ठीक है ना। अब मैं थ्योरी की बात करता हूँ, ज़रा समझने की कोशिश करना। सपोज दैट क्या है मेरे पास, एक फंक्शन है, सपोज दैट एफ जेड बी ए फंक्शन इज ए continuous function at every point of closed curve C, ऑफ कर्व C लिख लो आप। मान लिया जाए ये कोई आपका कर्व C है, इसके ऊपर एक फंक्शन को डिफाइंड किया है और मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होने का मतलब ये है कि फंक्शन कहीं से कहीं तक भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ओके। अब मैंने क्या किया, इस कर्व को छोटे छोटे से पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। मान लिया ये वाला पार्ट
स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ये फाइनल पॉइंट मेरा कितना बी है। मैंने इसको डिवाइड किया, एक पॉइंट मैंने Z0 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। दूसरे वाला पॉइंट मान लिया Z1 ले लिया, तीसरा मान लिया Z2 ले लिया, उसके बाद आपने अगला पॉइंट Z3 ले लिया, अगले वाला पॉइंट आपने Z4 ले लिया, एंड सो ऑन, ये Z5 ले लिया, और सपोज दैट ये आपका Zn है। आपने क्या किया, इस कर्व को छोटे छोटे से पार्ट्स के अंदर जो है, इस कर्व को आपने ब्रेक किया छोटे छोटे से पार्ट्स में। ये जो आपके पास एक कंटिन्यूस चेन है, पहला पार्ट ए Z0 है, दूसरा Z0 Z1 है, Z1 Z2 अगला पार्ट है, Z2 Z3 उससे अगला पार्ट, उससे अगला पार्ट, और उससे अगला पार्ट, और उससे अगला पार्ट। क्लियर, समझ आती है बात। और ये Z0 यहाँ ना ले करके आपने Z0 को ए के ऊपर लिया। क्लियर, मैं लिख भी रहा हूँ, लेट या डायरेक्ट डिवाइडिंग C इंटू n इक्वल पार्ट। अगर मैं C को n इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, ओके, बाय द पॉइंट, किस पॉइंट से, Z0, Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन Zn। ओके, ये जो मेरा कर्व है, इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में जो है ना, छोटे छोटे से कर्व बना करके मैंने इसको ब्रेक कर लिया। और मैंने क्या किया कि लेट ए बराबर, मैंने पहले वाला पॉइंट लिया Z0, ओके, एंड सो ऑन करके जो लास्ट वाला पॉइंट है बी को मैंने क्या मान लिया, लास्ट पॉइंट को बी को मैंने मान लिया Zn। क्लियर, अब ये जो है, मैंने सपोज दैट ये कर्व जो है मेरा, ये मेरा पॉइंट ए है, और ये मेरे पास जो है सपोज दैट Z0 है। आप चाहे तो ये ले लो, या आप ये ले लो, सपोज दैट ये आपके पास Zn है और ये Zn-1 है। इसके बीच का पॉइंट लिया आपने, यहाँ से कोई पॉइंट उठा, इसके बीच का पॉइंट सपोज दैट आपने क्या लिया, जाई के लिया। लेट अस टेकिंग ए पॉइंट, मैं लिख भी रहा हूँ, लेट अस टेकिंग ए पॉइंट। अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ, क्या लूँ, जाई के, किस किस के बिटवीन पॉइंट लूँ मैं, बिटवीन Zn एंड Zn-1, ओके, और इन सब का मैं सम करूँ, सबको जोड़ लूँ जितने भी है, और मैं सब करूँ, देन द सम इज इक्वल टू, क्या लिखूँ मैं, Sn ले लूँ, और Sn को डिफाइंड करूँ मैं फंक्शन के थ्रू, r बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, f ऑफ जाई r इंटू ZR माइनस के 1। ओके, तो ये जो इंटीग्रेशन होगा, दिस इज नोन एज कर्व इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रेशन। और इसको जो लिखा जाएगा बेटा, ओके, इसको जो लिखा जाएगा, ये कर्व सी के ऊपर डिफाइंड किया गया है, तो इसको लिखा जाएगा कर्व इंटीग्रेशन किसका, FZ DZ बराबर होगा बेटा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, आर ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, r टेंडिंग टू इन्फिनिटी, समीशन r बराबर 1 से लेकर n तक, f ऑफ जाई r इंटू ZR माइनस 1। ये जो लास्ट लाइन है, ये वाली लाइन, दिस लाइन इज नोन एज लाइन इंटीग्रेशन और कर्व इंटीग्रेशन। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, मेरे ख्याल से तो समझ में आ चुकी होगी। ओके, दिस इज कॉल्ड, आगे लिख भी रहा हूँ इसके बारे में, क्या होगा मेरे पास भाई, ये कर्व इंटीग्रेशन FZ DZ इज इक्वल टू लिमिट, आर लेना चाहो आर ले लो, एन लेना चाहो एन ले लो, मैं एन ले रहा हूँ,
एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समीशन आर बराबर 1 से एन तक ले लो, लिखा जा सकता है एफ ऑफ जाई आर इंटू जेड आर माइनस वन, ओके, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन। ओके, और एक नाम और भी और होता है, और लाइन इंटीग्रल भी बोलते हैं। किसका लाइन इंटीग्रल? ऑफ एफ जेड, उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का एलोंग कर्व सी, एलोंग सी। इसका नाम एक और भी होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए बी इनिशियो मेथड, ए बी इनिशियो मेथड। ओके, आपका यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की समस्या हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन बताता हूँ अभी मैं आपको, ओके, ताकि आपका एक एक वर्ड क्लियर हो। क्वेश्चन आपका ये है कि कैलकुलेट करना है आपको, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है कर्व इंटीग्रेशन डी जेड, नंबर 1। सेकंड आपको कैलकुलेट करना है कर्व इंटीग्रेशन मोड ऑफ डी जेड। थर्ड आपको कैलकुलेट करना है कर्व इंटीग्रेशन जेड इंटू डी जेड। ओके, हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई? हमारे पास फार्मूला होता है कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समीशन आर बराबर 1 से लेकर एन एफ ऑफ जाई इंटू जेड आर माइनस के 1। देखना बेटा, ये तो मेरा कर्व इंटीग्रेशन है, पहले इसकी कंपेयर कर लो आप। तो कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड बराबर दे रखा है कर्व इंटीग्रेशन डी जेड। जब आप दोनों की कंपेयर करोगे तो एफ ऑफ जेड निकल करके आएगा 1। क्लियर है ना? आपको चाहिए एफ ऑफ जाई। जब यहाँ जेड है, जेड की वैल्यू 1 आ रही है, एफ ऑफ जेड 1 है, तो जाहिर सी बात है एफ ऑफ जाई कितना होगा? ये भी 1 होगा। समझने की कोशिश करना। सपोज दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है, तो अगर मैं एफ ऑफ पी की बात करता हूँ, जब यहाँ जेड है तो यहाँ जेड का स्क्वायर हो रहा है, जब यहाँ पी है तो यहाँ क्या होगा? पी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जेड है तो यहाँ 1 है, यानी यहाँ वेरिएबल क्वांटिटी यहाँ कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ जाई रख दूँ, एक्स रख दूँ, वाई रख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अर्थात एफ ऑफ जाई इज इक्वल टू 1। नाउ कर्व इंटीग्रेशन डी जेड बराबर समीशन लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही भाई, आर बराबर 1 से लेकर कहाँ तक? एन तक। ओके, एफ ऑफ जाई की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 1 इंटू जेड आर माइनस के 1। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से रिजल्ट देखता हूँ कितना बन रहा है। जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूँगा इधर से, ये निकल कर के आएगा बेटा कर्व इंटीग्रेशन डी जेड इज इक्वल टू, समीशन खोलना शुरू कर दूंगा मैं। ओके, पहले वाला स्टेप कितना होगा बेटा? z1 माइनस के z0 प्लस z2 माइनस के z1। देखो कैसे, r बराबर 1 रखा z1 माइनस z0, r बराबर 2 रखा z2 माइनस z1 प्लस z3 माइनस के z2
एंड सो ऑन, कितना होगा Zn माइनस Zn माइनस के 1। क्लियर? ध्यान से देखना है, कटने शुरू होंगे। कट गया Z2, कट गया Z3, टोटल के टोटल स्टेप्स कट जाएंगे इसके अंदर से। निकल कर क्या आएगा dz इज इक्वल टू कितना बना भाई, ये बनेगा Zn माइनस Z0। अब आप सोचो, ये मेरा वो कर्व था, ये मैंने कर्व लिया था ऐसे, ये वाला पॉइंट को A बराबर लिया था मैंने Z0, आपकी याद होगा थ्योरी के अंदर, और Zn को लिया था मैंने B। कहाँ लिया था आपको दिखा भी रहा हूँ, ये मेरा कर्व है। देखो Z को मैंने क्या लिया था A, Zn को क्या लिया था B, और यहाँ मैंने लिखा भी था कि अगर ये सिचुएशन हो। सब क्लियर? तो आपके पास कितना निकल कर के आया भाई, कितना निकल गया ये, और इससे पहले लिमिट तो चल ही रही है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। कितना निकल गया, दिस इज b माइनस ए, यानी दिस लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, यानी आपका आंसर आया सी डी जेड इज इक्वल टू बी माइनस के ए। दिस इज योर फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका भाई, आपको जो निकालना है ध्यान से देखो आप। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, एक बार इसको सेट कर दो थोड़ा सा। क्या निकालना है, कर्व इंटीग्रेशन मोड ऑफ डी जेड, कर्व इंटीग्रेशन मोड ऑफ डी जेड, ये कैलकुलेट करना है ना। ये देखो आप, कर्व इंटीग्रेशन मोड ऑफ डी जेड, यही कैलकुलेट करना होगा भाई। चलो देखते हैं क्या आता है। कर्व इंटीग्रेशन एफ ऑफ डी जेड, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समीशन r बराबर 1 से लेकर n तक एफ ऑफ जाई डी ऑफ, सॉरी ये गलती कर दी है, यहाँ पर दोबारा लिखूंगा। क्या जानते हैं, कर्व इंटीग्रेशन, ये गलत कर दिया। एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समीशन r बराबर 1 से n एफ ऑफ जाई जेड आर माइनस जेड आर माइनस के 1, यही होता है ना। चलो जब मैं इसकी कंपेयर डायरेक्ट इससे करूँगा, फार्मूला होता है एफ जेड डी जेड बराबर कर्व इंटीग्रेशन, कितना निकला मेरे पास, कर्व इंटीग्रेशन सी 1 इंटू मोड ऑफ डी जेड नहीं लिख सकता क्या, मैं लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से मेरे पास एफ ऑफ जाई की वैल्यू निकल कर के आएगी, एफ ऑफ जाई हो जाएगा फिर से 1। देखो आप समझने की कोशिश करो, मैंने वैल्यू डाली, वैल्यू डालने के बाद मेरे पास निकल कर के आया कर्व इंटीग्रेशन मोड ऑफ डी जेड इज इक्वल टू समीशन, इससे पहले लिमिट भी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r बराबर 1 से n एफ ऑफ जाई जेड आर माइनस वन का मोड। क्लियर? समझ आती है मेरी बात? क्लियर है ना। डी जेड की जो वैल्यू होती है वो ये वाली वैल्यू होती है, यानी आप समझते हो डी जेड जो होता है वो होता है लास्ट पॉइंट, यानी Z2 के अंदर से उससे पहले वाली वैल्यू घटा देना। कभी आप इस चीज़ को कहो कि सर ये कैसे निकल गया। एफ ऑफ जाई की वैल्यू है मेरे पास कितनी भाई, 1। रिजल्ट निकालता हूँ, कर्व इंटीग्रेशन डी जेड इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तो हो चुका 1 इंटू मोड ऑफ, पहले वाला कितना निकला भाई, r बराबर ये निकला Z1 माइनस के Z0, जेड आर माइनस 1 लो इसको, अगले में खोलूँगा लिमिट r बराबर 1 से लेकर n तक। अब लिमिट खोलने की बात करूँगा और आपको समझाऊँगा। यहाँ से कितना निकल गया भाई, ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन मोड ऑफ डी जेड
इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब मैं इसको खोलूँगा कितना निकलेगा, मोड ऑफ आर की वैल्यू 1 डालते ही z1 माइनस के z0 प्लस मोड ऑफ z2 माइनस के z1 प्लस मोड ऑफ z3 माइनस के z2 एंड सो ऑन। कितना होगा, zn माइनस zn माइनस के 1। ये डेफिनेशन किसके ऊपर है, ये इस कर्व के ऊपर है, ऐसे ऐसे। ये z0 है, ये z1 माना हुआ है, z2 है, ये z3 है, z4 या zn ले लो एंड सो ऑन करके zn है। कहोगे कहाँ से है और कैसे है सर, इसकी बात कर रहा हूँ जो फंडामेंटल डेफिनेशन थी जिसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। यही माना हुआ है। z0 कितना मान करके लिया है a, zn कितना लिया है b। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का मोड़ लेता हूँ आर्क लेंथ आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का मोड़ लेता हूँ आर्क लेंथ आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का मोड़ लेता हूँ आर्क लेंथ आ जाएगी, ये मोड़ लेता हूँ आर्क लेंथ, ये मोड़ लेता हूँ आर्क लेंथ, और ये सारी आर्क लेंथ क्या हो रही है, जुड़ रही है ना। ओके, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि सर मेरे पास जो आर्क है इसको लिख सकता हूँ मैं आर्क z0 z1 प्लस आर्क z1 z2 प्लस एंड सो ऑन आर्क zn माइनस 1। कैसे भी लिख लो, बात तो एक ही है। अब ये टोटल आर्क क्या हुई, ज़रा समझने की कोशिश करना ना। ये क्या है, ये आर्क लेंथ ऑफ कर्व नहीं होगी भाई, आर्क लेंथ ऑफ कर्व कितना माना हुआ था c। दिस इज योर आंसर। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 था मेरे पास भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 3, कर्व इंटीग्रेशन z dz। चलो भाई इसको भी देखता हूँ। लास्ट क्वेश्चन क्या था मेरे पास, कर्व इंटीग्रेशन z इंटू dz। सॉल्व करता हूँ, रिजल्ट देखता हूँ क्या हो रहा है। ओके, डेफिनेशन क्या होती है भाई, क्या जानते हैं हम भाई, हम ये जानते हैं कर्व इंटीग्रेशन fz dz बराबर क्या होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समीशन r बराबर 1 से n f ऑफ xi zr माइनस के 1। जब मैं दोनों की तुलना करूँगा, मैं कंपेयर कर रहा हूँ कर्व इंटीग्रेशन fz dz की कंपेयर की मैंने किससे, कर्व इंटीग्रेशन z dz से। तो f ऑफ z की वैल्यू कितनी निकल गई, z निकल गई ना, और f ऑफ xi की वैल्यू कितनी निकलेगी, जब यहाँ z है तो z आएगा, xi है तो कितना आ जाएगा, xi आ जाएगा। क्लियर, नाउ आगे की तरफ चलता हूँ। नाउ मैंने कर्व इंटीग्रेशन c f z dz की वैल्यू निकाली, f z dz जो मेरे पास कर्व इंटीग्रेशन z dz है। फार्मूले से क्या बना भाई, समीशन r बराबर 1 से लेकर n तक f ऑफ xi, आप xi भी ले सकते हो, xi r भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बता दूंगा, मैं रीज़न दे दूंगा। f ऑफ xi r ले लो आप, zr माइनस के 1। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से सुनो, इस थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया था कि
लेट अस टेक ए पॉइंट जाई के बिटवीन zn-1। ये मैंने लेकर भी दिखाया था। अगर इनके बीच में से आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट आप अपनी मर्जी से लेते हो, यानी आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है। ओके, इसकी वैल्यू आप ZR भी रख सकते हो। क्यों? ये वाला पॉइंट इस कर्व के ऊपर आप यहाँ भी ले सकते हो, 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 कहीं भी ले सकते हो। ये आपको फुल फ्रीडम होती है। क्लियर? तो अगर मैं वही कहूँ कि भाई सपोज दैट ज़ाई आर इज इक्वल टू, अगर जेड आर है देन एफ ऑफ ज़ाई आर की वैल्यू होगी जेड आर। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, मेरा कर्व इंटीग्रेशन बनेगा जेड डी जेड इज इक्वल टू समीशन आर बराबर 1 से लेकर n तक जेड आर इंटू जेड आर माइनस के 1। नो प्रॉब्लम। ओके, अगर अगेन मैंने भी आपको बोला था कि ये जो ज़ाई के है, आप इसको यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो और यहाँ भी ले सकते हो। हर जगह ले सकते हो ना। आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कहीं भी लिया जा सकता है आर्क के ऊपर। बस Z0 से यहाँ तक कहीं भी ले सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको उल्टा करूँ, अगर मैं क्या करूँ भाई, एंड इफ़ मैं ज़ाई आर को जो है, ज़ाई आर को मैं ZR-1 यानी इस वाले पॉइंट के ऊपर ले लो, यहाँ इस वाले n-1 या Zn, कोई भी मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ज़ाई आर ले लो या ज़ाई n ले लो या ज़ाई के ले लो। अगर मैं यहाँ मान लूँ तो क्या होगा भाई, मेरा कर्व इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो मेरा एफ ऑफ ज़ाई आर आएगा ZR-1 हो जाएगा ना। यहाँ फार्मूला क्या बन जाएगा भाई, ये कर्व इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड डी जेड इज इक्वल टू समीशन आर बराबर 1 से लेकर n तक। ये तो हुआ ZR-1 और यहाँ कितना निकलेगा ZR के 1 निकल गया। ये मेरी मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी मान लिया सेकेंड इक्वेशन। दोनों को जोड़ता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। अगर मैं फर्स्ट प्लस सेकंड करता हूँ, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट प्लस के सेकंड, तो ये हो जाएगा कर्व इंटीग्रेशन जेड डी जेड प्लस कर्व इंटीग्रेशन जेड डी जेड इज इक्वल टू समीशन तो कॉमन आ जाएगा, आर बराबर 1 से लेकर n तक। कॉमन क्या आया, ZR-1 बचा कितना, ये बचा ZR प्लस ZR- के 1। देखो ना आप, बच गया। दोनों को मैंने सॉल्व किया। जैसे ही मैं दोनों को सॉल्व करूँगा, यहाँ से कितना निकल कर के आ गया, 1 और 1 2 कर्व इंटीग्रेशन जेड डी जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, समीशन आर बराबर 1 से लेकर n तक। ये हो जाएगा कितना भाई, ZR² माइनस ZR-1 का स्क्वायर। अगर मैं इसका सिग्मा खोलता हूँ, 2 कर्व इंटीग्रेशन जेड डी जेड इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, ये होगा Z1² माइनस Z0² प्लस Z2² माइनस Z1² एंड सो ऑन। लास्ट में कितना होगा भाई, ZR बराबर n रखूँगा, n² माइनस ZN-1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा। देखो आप, इसमें से कटने शुरू हो जाएंगे, Z1 कटे, सारे स्टेप्स कट जाएंगे। बचेगा क्या भाई, बचेगा इसके अंदर ZN² माइनस Z0 का स्क्वायर। Zn को मैंने क्या माना था थ्योरी के अंदर, देखो आप, Zn को मैंने क्या माना था B, Z0 को मैंने क्या माना था A। यही मानते हुए चल रहा था।
इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट कितना बी, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई, ये होगा बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। आगे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा बेटा, इधर लिख रहा हूँ 2 कर्व इंटीग्रेशन 2 इंटू कर्व इंटीग्रेशन जेड डी जेड इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से निकला कर्व इंटीग्रेशन जेड डी जेड इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। बाय।